एवरीवन, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू अभी हम कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जितने एमसीक्यू हैं वो भी कर रहे हैं। आज हम करेंगे कृषि से संबंधित एमसीक्यू, जिसमें कृषि और हरित क्रांति इन दोनों से क्वेश्चन करेंगे हम। कृषि और हरित क्रांति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर बहुत सारे एमसीक्यू मैंने पहले भी अपलोड किए हैं। घटना चक्र, साइंस और हिस्ट्री के एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, जिनको आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। कृषि से एमसीक्यू में इसमें 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। 64 क्वेश्चन है करीब में, 64, जिनको हम एक एक करके करते जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये 2020 आईएएस का क्वेश्चन है। 2020 आईएएस में कृषि से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत सालों बाद। तो कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? वैसे हर साल एक आध क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहते हैं। शून्य जुताई पूछा है। पिछली फसलों के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव होती है, इसी को शून्य जुताई कहते हैं। पिछला फसल है ना, ट्रैक्टर चला के उस फसल को मिट्टी में मिला दो, जिससे वो सर के खाद बन जाएगा। दूसरा है, चावल की नए पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, ये भी सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, ये तीनों ही सही है। कार्बन पृथक्करण कैसे संभव होगा? जो फसल अवशेष हैं वो क्या है? वो एक्चुअली में कार्बन ही तो हैं। अगर हम उसको मिट्टी में मिला देंगे तो वो कार्बन फिर से हवा मुक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो पहला का डी हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। दूसरा है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? फर्टिगेशन में दो शब्द हैं, फर्टिलाइजर और इरिगेशन। इरिगेशन जिसका मतलब होता है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो सिंचाई के माध्यम से उर्वरक को फैलाना ही फर्टिगेशन कहलाता है। एनसीईआरटी का ये। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव होता है, सही है ये। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव होता है। यहाँ पर एक शब्द है, सभी अन्य उर्वरक, इसलिए गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, तो 1, 3, 4 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फर्टिगेशन जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई, इसी को फर्टिगेशन कहा जाता है। फर्टिगेशन विधि मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। जो जल में घुलनशील होगा उन्हीं को तो पहुंचाएंगे। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? परितंत्र के अनुकूल, तो फसल विविधि रूपन यानी कि फसल बदलना, सिम्ब अधिक यानी कि लेग्यूम आइटेंसिफिकेशन, उसके बाद से टेसियोमीटर का प्रयोग, और ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। तो इसका डी दिया है, चारों ही आंसर सही है इसके, चारों ही स्टेटमेंट आप पढ़ लेते इसके बारे में। भारत में परितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इनमें सिम्ब अधिक यानी कि दलहनी फसलों की अधिकता होता है। सिम्ब अधिक ये दूसरा जो दिया है, इसका मतलब होता है दलहन का फसल को बार बार लगाना। और प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है दलहन से। और टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की ज़रूरत को बताता है। टेंसियोमीटर क्या बताता है? टेंसियो की फसल में सिंचाई की ज़रूरत है कि नहीं, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया ये टेंसियोमीटर, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चारों ही सही है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो रंधावा, एमएस रंधावा ने। इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 कथन दिए गए हैं। 2020 छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का है। अब ये पूछा है, ये इसका आंसर 1, 2, 3 सभी गलत हैं दिया है, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। पढ़ लेते हैं इसको। भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। कितने? 15। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कथन 2 भी गलत है। पश्चिमी हिमालय का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश आच्छादन कवरेज लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है। अतः कथन 3 भी गलत है। शीत शुष्क क्षेत्र तो
उत्तराखंड में तो नहीं आता है, कम आता है, हिमाचल और लद्दाख में आता है, इसलिए तीसरा भी गलत था। कितने अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि से। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तभी हमने पढ़ा एग्रो इकोलॉजिकल 20 हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सर्वाइवल सर्वे सॉइल सर्वे मिट्टी का सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में विभाजित किया है। 20 एग्रो इकोलॉजिकल और फिर इनको 3-3 करके 60 में बांटा गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं देश में? 20। और उपक्षेत्र कितने हैं? 60। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 20। ये क्या है ना कि पूरे जो भारत देश है इसमें अलग अलग तरह के समरूपता वाले कृषि क्षेत्रों को एक क्षेत्र में रखा गया है। इस तरह से भारत के अलग अलग इलाकों में 20 ऐसे क्षेत्र बनते हैं, 20 अलग अलग तरह की जलवायु में कृषि वहाँ पर की जाती है। इसलिए 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं भारत में, 20। और उस 20 का भी सब डिवीजन 60 में किया गया है। पी सेन गुप्ता और जी सद्यासक्यू ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो 60। यूपीपीसीएस 2017 का मेंस का क्वेश्चन है ये। तो 60 प्रदेशों में। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मिस पी सेन गुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सद्याशक्यू के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 4 दीर्घ 11 मेगा और 60 लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। ये मेंस का क्वेश्चन था यूपीपीसीएस का, कब का? 2017 का। अगला एक कथन कारण दिया, भारत के शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण दिया है इसका कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। इसका आंसर बी होगा। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं पढ़ लेते हैं इसको। भारत में शुष्क कृषि क्षेत्रों में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। कथन ए तथा कथन आर दोनों सही हैं, परंतु कथन आर कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन है 10वां, भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधाएं आती हैं? ये पूछा है क्वेश्चन। आईएएस 2014 का है कि कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय बीज नीति तो बनी है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि की फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निजी क्षेत्र की सहभागिता तो है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ये दोनों ही गलत हो गए, दो को गलत करने पर। तीसरा है कि निम्न मूल्य एवं उच्च प्रणाली वाली फसलों के मामलों में गुणवत्ता वाले बीज के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। तो इसका आंसर तीसरा दिया है केवल सही। पढ़ते हैं इसको। चूँकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। राष्ट्रीय बीज नीति 2002। अतः कथन 1 असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों में पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निजी कंपनी की सहभागिता तो है ही, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिवहन और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न हैं, जिसमें से कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, यानी कि जितनी मांग है, जितने अच्छे क्वालिटी की बीजों की जितनी मांग है, उतना सप्लाई अभी भी नहीं हो पा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यही लिखा हुआ था। 11वां क्वेश्चन है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। बी हो जाएगा इसका आंसर। 1960 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था तात्कालीन। अभी जो पंतनगर उत्तराखंड में है वो उस समय यूपी में हुआ करता था, और वहीं पर इसको स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बी हो जाएगा जीबीपीएयू पंतनगर, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 13वां क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। रिपीटेड क्वेश्चन है।
14वां क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर खाद्यान्न को खराब नहीं करना है तो जब काट रहे हैं तब आर्द्रता उसमें कितनी होनी चाहिए, यही पूछा है। 14%। ये रटने वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से। FAO का मानक है ये, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। भूमि उपयोग वर्गीकरण का, तो इसका दिया है आंसर डी दिया है। नेट बुआई क्षेत्र भारत में 47% है, 47% नेट बुआई है। वन है 23% उस समय के हिसाब से, अभी तो नया सर्वे भी आ गया है। और अन्य क्षेत्र हैं 30%। ये उस समय के हिसाब से होगा, आज के हिसाब से देख लेंगे हम। वर्ष 2009 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.27% और वन 23.28% और अन्य क्षेत्र 31.45% है। इस प्रकार सन्निकट भूमि उपयोग वर्गीकरण वही होगा, डी आंसर हो जाएगा। और 15-16 का ये आंकड़ा दिया है, 45% हो गया, 45 का 45 है, ये भी 23 है, ये 31 हो गया है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। ये किसका बीपीएससी क्वेश्चन है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, इसी को युग्म पैदावार बोलते हैं, युग्म पैदावार। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, डबल क्रॉपिंग का आशय है, एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। फसल वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत, जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज के एक अतिरिक्त फसल के उत्पादन की अनुमति देता है। 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की विशेषता पूछा है। नकदी और खाद्य दोनों शस्यों के साथ साथ खेती नहीं। मिश्रित खेती का मतलब होता है पशुपालन और शस्य उत्पादन, यानी कि पशुपालन के साथ साथ खेती, इसको मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह के फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय को पशुपालन में अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी खरीफ कई तरह के फसलें उगाना, पशुपालन भी करना, तो पशुपालन भी आता है मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि में पशुपालन भी आता है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों, गेहूं में सरसों भी तो होता है। समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न प्रकार विकास प्रवृत्ति वाले फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है, यानी कि जो गेहूं की ज़रूरत है मिट्टी से और जो सरसों की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत अलग अलग होगी, तभी एक साथ एक ही खेत में लगा देने पर भी ये विकास कर जाते हैं। और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में गेहूं तथा सरसों समानांतर फसलों के उदाहरण हैं। किन राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, ये पूछा है। तो सिक्किम होगा, ये सभी बड़े राज्य हैं, पंजाब, यूपी, हरियाणा। सिक्किम तो छोटा सा है, तो इसका कृषि भूमि क्षेत्र भी छोटा सा होगा। 100% ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर राज्य है ये सिक्किम। 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पास कितना है, 10% मात्र है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ये तो है। उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों के प्रधानता, डी हो जाएगा। भारत में अभी भी 80% करीब में सीमांत किसान हैं, इसलिए बड़े खेत की भारत में प्रधानता बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है, यहाँ फसलों की विविधता है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है और यहाँ बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भूजोत अधिक है। सीमांत कृषि जनगणना 2017 आया था या 15, पढ़ लेना उसको। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहना, छिपी हुई बेरोजगारी है खेतों में, जोतों का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, तो डी हो जाएगा, ये सभी है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49%, 49%, ये इसमें लोग इसमें जॉब करते हैं और इसकी इकोनॉमी में कितनी भागीदारी है, 14% मात्र। ठीक है, इसीलिए इसमें छिपी हुई बेरोजगारी है। रोजगार प्राप्त करते हैं, जबकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश का लगभग 54% कार्यबल कृषि क्षेत्र में संलग्न है। वर्ष 2019-20 वर्तमान कीमतों पर देश में जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 17.8% है। जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, इसका 17.8% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं।
उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों के आकार में छोटा होता गया है आकार लगातार। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया है कि पारंपरिक खेतों के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सही है ये तो, पारंपरिक खेती के तरीके बदले थे हरित क्रांति ने, और इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, तो बी दिया है इसका। दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती हैं। ठीक है, हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि का स्वरूप तो बदला ही था और भारतीय खेती में वैज्ञानिक खेती का रूप धारण कर लिया था इसके बाद, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को शामिल कभी भी नहीं किया गया। जैसे भौम जल का दोहन हो गया या नीचे के भौम जल जो प्रदूषित हो गए। अगला 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है ये पूछा है। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। सहकारी कृषि के कारण तो दूध का जैसे उत्पाद का तो उत्पादन बढ़ गया। जनसंख्या का दबाव, प्रक्षण, बेरोजगारी और भूजोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान मिलकर और बड़े संयुक्त रूप में कृषि करते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, ये पूछा है। चालू जोतों का तो राजस्थान में, डी हो जाएगा राजस्थान में। जब ये प्रश्न पूछा गया तो उसी के हिसाब से राजस्थान में था। और देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र है, ऑपरेटेड, जिसके पश्चात महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र आता है एवं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पहला राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी। जबकि देश के क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। क्रियाशील जोतों में सबसे ज़्यादा किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। अब वैसे चालू जोतों में किसके पास है? तो वो है राजस्थान के पास। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, ये है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है, ये सही है, यही पहला ही सही है, ये आंसर दिया है इसका। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रश्नकाल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत केवल 12.7% भाग को ही सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिल रहा था, शेष 83% वर्षा द्वारा पोषित था, इसीलिए कथन 1 सही है। पिछले 2 दशक में दालों की खेती को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उस समय दालों की खेती के अंतर्गत इतना लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 2004-05 में घट कर इतना रह गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना डेटा नहीं याद करना है। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2009 का क्वेश्चन है ये, यूपी विशेष, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3,842 हजार टन किया जाता है और आंध्र प्रदेश में 3,119। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। हरी खाद पूछा है तो बोडा, लोबिया। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोडा, लोबिया में पाई जाती है। हरी खाद किसी में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने, उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने हेतु उद्देश्य से की जाती है। जैसे लगातार धान के बाद किसी दलहन फसल को उगाना, उसी तरह से हरी खाद उसको बोलते हैं कि फसल भी हो गया और जमीन उर्वरक भी हो गई। तो किस किस में होता है? ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43%, ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अलग अलग को दे दिया तो सबसे ज़्यादा बोडा में होता है, बोडा, लोबिया। 30 को नवा क्वेश्चन है कि नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो लोबिया, उसर के लिए लोबिया ही हो जाए। ऊपर ही पढ़ा हमने, ये नाइट्रोजन की आपूर्ति कर देगा जमीन को। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किसमें? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, सारे ही हो जाएंगे। 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर उच्च उत्पादकता का कृषि क्षेत्र पाया जाता है। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग और गुजरात का सूरत क्षेत्र, महाराष्ट्र का कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा है यूपी।
यहाँ पर पुनर्भरण योग्य भौम जल साधन है, जो मतलब खाली होने के बाद फिर से वो भर जाते हैं। गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं उत्तर प्रदेश में, तो वही होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि को ठेके पर कृषि करना, पंजाब राज्य अग्रणी है। 2005 का क्वेश्चन था ये। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में क्या सन्निहित है ये पूछा है। जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, ए ऑप्शन है। बी है बागवानी तथा पुष्पकली पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। सी है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो इसका आंसर सी दिया है, सी होगा हरित खेती में। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन यानी कि कीटों का प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है, कि मतलब खेत को नुकसान भी ना हो और खेती भी हो जाए। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। यह अगले साल भी पूछ सकता है। हरित खेती का प्रतिपादन भारत के संदर्भ में किसने किया था? डॉक्टर स्वामीनाथन ने। स्वामीनाथन आयोग भी है जिसने बहुत सारे कृषि संबंधी सुझाव दिए थे सुधार के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या असत्य है, ये पूछा है। जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण के प्रभाव में जलवायु परिवर्तन नहीं आता है ना, बाकी ये तो तीनों ही आते हैं। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पाद की पहुंच, नकदी फसल उसके बाद बढ़ गए, आय असमानता वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल हैं। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सीड विलेज, तो इसका आंसर देखते हैं क्या दिया। इसका आंसर दिया है बी, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बीज ग्राम संकल्पना, किसानों को ही गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण दे देना कि अच्छी बीजें कैसे उत्पादित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग मार्क, एग मार्क क्या है? एग मार्क है गुणवत्ता गारंटी का मोहर, गुणवत्ता गारंटी का मोहर होता है एग मार्क। एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। 1938 के बाद यह योजना अब तक लगातार लागू है। एग मार्क से सर्टिफाइड किया जाता है किसी चीज़ की गुणवत्ता को कि अच्छी गुणवत्ता का है कि नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? सीमांत, 1 हेक्टेयर से कम भूमि जोत को क्या बोलते हैं? सीमांत। सीमांत छोटे किसान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, वैसे एक बार ये देख लेते हैं जोत का आकार। सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। भारत में बड़ी जोत बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बड़े खेत मतलब। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के तहत आते हैं? संरक्षण कृषि पूछा है। एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागवानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग और पांचवा दिया स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रम फसल आवर्तनों को अपनाना। तो इसका आंसर दिया 2, 4, 5, यानी कि न्यूनतम जोत को अपनाना संरक्षण कृषि के तहत, और मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना, और पांचवा स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रम फसल आवर्तन को अपनाना। IAS 2018 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सी दिया। इसको पढ़ लेते हैं। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जाती है, इसी को संरक्षण कृषि कहते हैं। साथ ही प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों से संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाएं उदाहरण था शून्य कर्षण अति न्यून कर्षण के साथ कृषि रसायनों, अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों का
संतुलित और समुचित प्रयोग किया जाता है। जीरो बजट फार्मिंग के तहत से ही है ये, जिसमें बाहर से हमें कुछ नहीं डालना है, मतलब प्राकृतिक चीज़ें ही उपयोग करनी है। और मृदा क्षरण भी कम होता है इसमें। 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा को ढक कर रखा जाता है, इससे मृदा क्षरण भी ना हो। बस यही था इसमें मेन चीज़। अब अगला चलते हैं, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी ये पूछा है, 7वें दशक में। हरित क्रांति 7वें दशक 1966 से 67 के दौरान प्रारंभ हुई थी। इसका प्रथम चरण जो वर्ष 1981 तक चला, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में लागू किया गया। कहाँ कहाँ? हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। सदाबहार कृषि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। एमएस स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति एमएस स्वामीनाथन द्वारा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए। द्वितीय हरित क्रांति कौन कौन सा? मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। रासायनिक के साथ साथ जैविक और कंपोस्ट का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल का संरक्षण करके भूमि सुधार कृषि को भी उद्योग की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और तीसरा, इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन तथा संविदा कृषि पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बल देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका के थे वो। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, बहुत बार इनका नाम पूछा है। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन को बोला जाता है और वर्ल्ड स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, मतलब उन्नत बीज का उपयोग करना। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ, क्योंकि भारत में उच्च उत्पादक बीज का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तभी हरित क्रांति हुई थी। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक उपयोग और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर विशेष बल दिया गया था। अगला चलते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि भारत में उन्नत बीज के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। 7वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई और गेहूं के उत्पादक को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में भी सफलता मिली, लगभग 2 से 2.5 गुना। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों से किससे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ? गेहूं, 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में, डी। पहले अमेरिका से सरा हुआ गेहूं लाते थे हम। 10वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो रिपीटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो मैक्सिकन गेहूं था, मैक्सिकन गेहूं। 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजाति, उर्वरक एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? तो बी 2000 किलोग्राम।